राहुल कुमार, आप सभी का अपने ब्लॉग राहुल ब्लॉग में स्वागत करता हूं। मैं आज बिहार के शोक नदी कहे जाने वाले कोसी नदी के कार्यालय के पास अभी हूं, जहां से पूरा कंट्रोल किया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो कंट्रोल रूम है जहां से पूरे बराज को कंट्रोल किया जाता है। ये बिहार का शोक नदी के साथ साथ कहे जाने के साथ मान लीजिए कि यहाँ से पूरे बिहार में बिजली का जो एक उत्पादन केंद्र था एक समय में, जो यहाँ से बहने वाली पानी जो इधर दिखा सकते हैं आप, इधर से जो पहला पानी का बहाव निकला है, वो पानी यहाँ से ही सीधे कटैया पावर हाउस के लिए जाती है, जहाँ बिजली का उत्पादन होता था। ये उस समय की बात है जब बिहार में बिजली के लिए बहुत ही मारामारी थी और लालटेन का युग था। शायद उस युग में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो नदी, और यही वो कंट्रोल रूम है जो बिहार का एक शोक नदी कहा जाता है। मैं बताना चाहूँगा सन 1962 की बात, ये आज की बात नहीं है, सन 1962 ईस्वी की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हम दिखा सकते हैं कि वहाँ कुछ शब्दों में लिखा हुआ है जेस्कॉप लिमिटेड कोलकाता, जहाँ से ये सारे चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया गया और पूरे तरह से इसको एक टेक्निकल तरीके से बिहार सरकार या कहिए भारत सरकार दोनों के साथ मिलके इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया। बांध या डैम का बात कर सकते हैं, जो कि बराज के नाम से जाना जाता है। तो बराज कहने का अर्थ ये है कि ये भारत सरकार की योजना थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्रधानमंत्री थे तब इसका निर्माण कराया गया। मैं चाहूँगा, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाया जाए कि ये जेस्कॉप लिमिटेड कोलकाता के द्वारा 1967 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो आगे कितने सालों तक चलता रहा इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आखिरी तक आप हमारे वीडियो में बनेंगे तो हम दिखाएंगे कि यहाँ होने वाले सारे कामों के में कितने समय लगे और किस तरह से इन सारे पुलों को पूरा तैयार किया जाता है, कैसे पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता है और कितने भागों में पानी को यहाँ विभक्त किया जाता है। जो कोसी नदी आती है पहाड़ों से, सबसे पहले यहाँ उसको विभक्त करने का काम किया जाता है। कारण इसके बावजूद भी यहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई है बिहार में, और इस नदी ने हमेशा ही यहाँ के लोगों को परेशान किया है। शायद बाढ़ का एक मुख्य कारण इस नदी के पानी को माना जाता है, क्योंकि इस पानी में बहुत ही ज़्यादा प्रलयकारी चीज़ होते हैं। खास करके मैं बताना चाहूँगा कि बिहार के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, मिथिलांचल कह लीजिए या सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इन 3 क्षेत्रों से होके जाने पानी, कोसी की पानी जो यहाँ से निकलती है, तो इनके दोनों तरफ जो बांध बंधे हुए हैं वो खासे उतने ये नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, जो बाढ़ के समय में या बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाया करती है। तो वो डैमेज के कारण होता ये है कि परस्पर बाढ़ की संभावना बहुत हद तक बनी हुई रहती है और बाढ़ जो है आती रहती है। चलिए, मैं इसी दौरान आपसे एक और बात बताना चाहूँगा कि 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाया गया था, तो वो कोलकाता से सारे इसके स्टील या जो भी इनमें प्रयोग किए गए मशीन हैं वो यूज हुए हैं। उनके मुख्य कार्यालय देख सकते हैं आप, ये ही वो कंट्रोल रूम है जो यहाँ से बराज के सभी फाटकों को कंट्रोल किया जाता है। और ये जो क्षेत्र जिधर मैं खड़ा हूँ, ये उसके एकदम सामने मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। ये मुख्य, उससे पहली बार जो इधर इंडिया में जाने वाले क्षेत्र है, पानी का बहाव जो इंडिया की ओर जाती है, वो केंद्र यहाँ से है। ये जो क्षेत्र है, ये एकदम सटे हुए क्षेत्र है कोसी के। कोसी से जो पहली बार पानी को इंडिया की ओर ले जाया जाता है, वो यही वो क्षेत्र है। धन्यवाद कर दें। दिखाना चाहेंगे कि आपको पहले गेट के पास जो पहला कंट्रोल रूम के बाद जो पहला इसका फाटक है, दिखाना चाहेंगे। एक बार कंट्रोल रूम दिखाइएगा। वो सामने जो आपको कैमरे में दिख रहा है वो एक कंट्रोल रूम है इसका, जो अभी मैं उसके फ्रंट व्यू से आपको दिखा रहा था। ये उसके पीछे का भाग है जहाँ से कोसी नदी को पूरा ऑपरेट किया जाता है। तो ये उसका पहला फाटक है और इधर दिखाएंगे एक बार। और ये जो है, ये पानी सीधे भारत में यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से ही उसको कंट्रोल करके पानी को छोड़ा जाता है भारत के लिए। और बताना चाहूँगा कि भारत में जो ये पानी जाती है भारी मात्रा में जाती है, और यहाँ उसके 52 फाटक, इसके 52 फाटक को यहाँ से पानी के छोड़ा जाता है और तरीके से छोड़ा जाता है। और जो पानी जाती है वो 3 जिलों से होते हुए जाती है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के बाद ये भागलपुर के आसपास जाके गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन यह बहुत प्रलयकारी बात थी, बहुत पहले की बात। अगर 1962 से पहले की बात बताएं आप लोगों को, तो बताना चाहूँगा कि कोसी जो प्रलयकारी नदी थी और इसके सीमावर्ती क्षेत्र जो भारत के क्षेत्र थे, वहाँ हमेशा ही बाढ़ की स्थिति बनी रहती थी। जब ये पुल जो है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, बहुत ही लंबी, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 52 फाटक हैं। कहीं भी इसका जो है, जब निर्माण नहीं था तो पूरब से पश्चिम की ओर
ये नेपाल के जो 2 क्षेत्र थे वहाँ आने जाने की भी सुविधाएं नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये नदी अपने आप जिधर से तिधर बह रही थी और बहुत ही प्रलयकारी दृष्टि था। यहाँ के आने जाने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए सही ढंग से जीने की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। तो इसी दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई थी। 1962 ईस्वी में शायद इसका कार्य जो है प्रारंभ किया गया हो। तो ये सारे इंजीनियरों द्वारा, इंडिया के ही सरकार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया और ये निर्माण कार्य इतना भव्य था कि देख सकते हैं, हमको अभी लगता है अभी भी इसका जो है 50 साल तक कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो उस प्रलय को कुछ हद तक नहीं कह सकते हैं, बहुत हद तक कम किया गया उस प्रयासों से, और उन प्रयासों के बाद ही आप देख सकते हैं कि इन पुल का निर्माण हुआ और ये पुल आज जो है एकदम ही खड़ी है इतने वर्षों के बाद भी। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसे ऑपरेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। इधर दिखाएंगे एक बार। ये जो है ऊपर आप देख रहे हैं और नीचे भी वो एक फाटक का निर्माण है और उसमें एक काली डोरी दिखाई दे रही है, डोरी जैसी, वो तार की एल्युमिनियम की बनी हुई है, जिसको उस कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। ये अक्सर उन समय में किया जाता है इनको ऊपर नीचे, जब पानी का जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसको नीचे करने की संभावना है, उसको आप ऊपर कर सकते हैं। इधर आएंगे और हम आपको दिखाना चाहिए सिस्टम है ऊपर से नीचे हर एक जगह यही सिस्टम है कि वो पानी को जो है कंट्रोल जब करना होता है, पानी बहुत मात्रा में यहाँ जब आती है तो उसे इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि पहले फाटक को गिरा दिया गया हो, दूसरे फाटक को शुरू कर दिया गया हो, तीसरे फाटक को फिर से खोल दिया गया हो। मतलब अल्टरनेट कर करके पानी को जो है बराबर अपने ही तरीके से पानी को भारत में छोड़ने का काम किया जाता है। लेकिन फिर भी संभावना जो बनती है वो इस तरह से बनती है कि पानी कोई लिमिटेड तरीक़ों से नहीं आती है। बरसात के महीनों में होता क्या है अक्सर कि पानी का जो क्वांटिटी है बहुत हद तक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से कि इसको रोक पाना भी बहुत हद तक जो है वो संभव नहीं है, तो पानी को छोड़ दिया जाता है। तो पानी को छोड़ने के क्रम में होता ये है कि कुछ ज़्यादा ही क्यूसेक पानी जो है यहाँ से छूट जाती है और कभी कभी बाढ़ की दृष्टि बनती है। और ये कहने के लिए मैं अपने नज़रों से देखा हूँ 2008 का वो त्रासदी जो बहुत ही प्रलयकारी त्रासदी था, जो इसी कोसी नदी के द्वारा इस क्षेत्र में लाई गई थी। तो समय समय पे इस पे सरकार द्वारा कुछ न कुछ योजना किए जा रहे हैं। अभी भी जो है बहुत हद तक भारत सरकार इनमें अपना रुचि दिखाती है। समय समय पर सरकार इस क्षेत्र में जो है कुछ न कुछ कार्य कर रही है और एनडीआरएफ द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों को जो है भारत सरकार या बिहार सरकार से मिलता आ रहा है इस नदी के लिए। और इस नदी के जल के स्तर को कंट्रोल करें, किस तरह से इनके परिचालन को कंट्रोल करें, किस तरह से इन सभी चीज़ों को जो है संगठित रूप से मिल के इनके इस स्थिति से बाहर लाया जाए। हमेशा से ये नदी, बाकी इस नदी के बारे में एक बहुत ही दुखद बात है कि इसको इनका कह दिया गया है कि बिहार का शोक नदी के बीच में वो बना हुआ ये टूरिस्ट पैलेस भी कह सकते हैं। एक बार दिखाएंगे, चारों तरफ दिखाएंगे कि किस तरह का व्यू है। और लीजिए कि ब्राज का एक पॉइंट कह सकते हैं, व्यू पॉइंट कह सकते हैं, टोटली व्यू पॉइंट शुरू टू लास्ट देख सकते हैं। एक बार शुरू से अंत तक भी दिखाएंगे कि किस तरह से बने हुए इस डैम के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। ये 52 पार्टों में विभक्त किया गया है। दिखाएंगे इधर जो चारों फाटक बंद है, अभी देखेंगे कि जो सामने की चारों फाटकें हैं वो बंद है और वो बंद होने के कारण पानी जो है इसमें अभी रुकी हुई है। बहुत कम मात्रा में पानी को इधर से छोड़ी जाती है, जबकि देखिए इस क्षेत्र में भी बहुत कम ही पानी का बहाव जो है उधर किया गया है और पानी अभी ये बनी हुई है। और इस सीढ़ी से आप नीचे जो है एकदम सामने की व्यू ले सकते हैं, पानी को छू के देख सकते हैं कि पानी किस तरह से जो है नीचे वो है। मैं आपको दिखाऊंगा इससे नीचे भी जाके। देखिए हम अभी नीचे जा रहे हैं। नीचे का ये व्यू पॉइंट मैं दिखाना चाहूँगा। इन सीढ़ियों से नीचे आने के बाद मैं दिखाना चाहूँगा, मैं पानी के बहुत ही नज़दीक हूँ। पानी में अभी कोई बहाव नहीं देखने को मिल रही है, जिस तरह से बहाव होना चाहिए पानी में कोई बहाव नहीं है। और एक बार दिखाएंगे इधर वो कंट्रोल रूम जो मैं पहली बार वीडियो की फ्रंट से दिखा रहा था, वो सामने आपको दिख रही है। और वो ऐसा है कि वो कंट्रोल रूम और उसी के साइड में फाटक भी है, फाटक को भी दिखाएंगे। फाटक जो लगी हुई है उस वजह से पानी के बहाव में खासा परिवर्तन आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं अभी पानी के बहुत ही नज़दीक खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक मोस्ट व्यू पॉइंट में से एक है इस नदी का।
आप इस नदी को यहाँ से वो व्यू ले सकते हैं कि पानी को, बहते हुए पानी को सबसे नज़दीक से शायद कोसी नदी के पानी को देखा जा सकता है। तो ये देखने का सबसे आसान और अच्छा जगह मान सकते हैं। तो ये एक व्यू पॉइंट है, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको कैसे आना है मैं बताऊंगा आगे, और वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो को जो है जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब, और जो है ना हमारे चैनल का ये पहला ब्लॉग होने जा रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट रहने वाला है जो कि शायद आपको आने के बाद सबसे अच्छा और सबसे सरल और सबसे संपूर्ण दिखाई देने का जगह बनेगा, जो आपको शुरू से लेके अंत तक, और ये दोनों साइड एक दूसरे को, नेपाल के एक दूसरे क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ती है, और भारत में भी आयात निर्यात के मुख्य स्रोत को ये नदी और ये पुल एक दूसरे से नदी जो है बिहार की शोक नदी कहे जाने वाली कोसी रिवर के ऊपर मैं खड़ा हूँ अभी। यही रहेगा कि आप यहाँ आ सकते हैं घूमने के लिए, और घूमने का एक विशेष आनंद ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल सकती है, जैसे कि पानी का प्रवाह, आप इधर देख सकते हैं फाटक, और कंट्रोल रूम के जरिए जो है नदी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ आसपास के सभी क्षेत्रों में एक तरह से ये नदी जो है उपयोगी भी है, क्योंकि ये इसके थ्रू यहाँ लकड़ियों का जो है पानी के बहाव के साथ जंगल पानी पहाड़ से होते हुए आती है, बहुत सारी लकड़ियाँ को लेके आती है अपने साथ में। तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए ये एक तरह का जो है उपार्जन की भी काम करती है, जो बरसात के मौसम में जब इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाती है, तब यहाँ जो है लोग का इसके ऊपर रहना होता है, और फाटक के समीप रह के वो बहुत सारी जंगली लकड़ियों का जो है इससे निकाल के अपना जीवन यापन का भी काम किया करते हैं। तो एक तरह से ये नदी बहुत हद तक जो है यहाँ के लोगों को लिए अच्छा काम भी करती है। लेकिन ये बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नदी शोक नदी कहलाती है, और हमेशा से बिहार के लिए प्रलयकारी दृष्टि जो है ये पैदा उत्पन्न करती है। हमेशा से बिहार के लोगों को एक त्रासदी देने का काम किया है, जिसके वजह से बिहार सरकार द्वारा इसे शोक नदी के रूप से माना जाने लगा है। यहाँ आने के लिए आपको बिहार के सुपौल जिले से होते हुए सिमराही आना होगा, जो कि NH57 का क्षेत्र में सिमराही पड़ता है। उस सुपौल जिले के एक शहर, छोटा सा शहर होता है। सिमराही से वहीं कुछ 30 किलोमीटर के आसपास, 20-22 किलोमीटर रखिए लमसम, इतने दूरी पे आपको भीमनगर मिलेगा, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण वहाँ बॉर्डर का क्षेत्र भी पड़ता है। आप वहाँ आ सकते हैं, और वहाँ से भंटावाड़ी होते हुए 2 से 4 किलोमीटर आपको बराज पड़ेगा। तो बराज तक आने के लिए यही एक मुख्य मार्ग हम लोग के लिए है बिहार के माध्यम से, और यहाँ से आप भी बिहार नेपाल आ सकते हैं। नेपाल एक अच्छा जगह है घूमने के लिए, और ये क्षेत्र जो बराज आपको बताया जा रहा है, बराज भी एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, और यहाँ हमेशा से पर्यटक का जो है आना जाना लगा रहता है।